वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का चैप्टर चल रहा था, उसका ये आज लास्ट लेक्चर है। अपन ने इसके अंतर्गत ये बात की थी कि अंशों के मूल्यांकन की दो विधियाँ हैं। पहली थी नेट असेट्स मेथड, उससे जो मूल्य ज्ञात होता है उसे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं, अंश का आंतरिक मूल्य। दूसरी विधि थी प्रत्याय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि। इस विधि के अंदर भी तीन विधियां थी। इन तीनों विधियों की अपन ने डिटेल के अंदर चर्चा की थी, एक लाभांश दर के आधार पर, एक आशान्वित प्रत्याय दर के आधार पर, और कल अपन ने चर्चा की थी, इम्पोर्टेंट विधि थी ये, वास्तविक प्रत्याय दर या उपार्जन क्षमता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न या अर्निंग कैपेसिटी मेथड। इसमें मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था, एक तो प्रॉफिट अर्न निकालना पड़ेगा, एक आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। इन दोनों को निकालने में बड़ी सावधानी रखनी है, और इसकी मैंने आपको कल डिटेल के अंदर बताया था कि प्रॉफिट अर्न के अंदर क्या चीज़ आएगी, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी। अब इसके अंतिम चरण के अंदर एक तो आपसे कई बार प्रश्न के अंदर ये पूछ लेता है कि अंश का उचित मूल्य ज्ञात कीजिए, 20 नंबर का सवाल। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो जब उचित मूल्य आपसे पूछेगा तो आपको सबसे पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी पड़ेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू, अंश का आंतरिक मूल्य निकालना पड़ेगा। कौन सी विधि से निकालोगे ये इंट्रिंसिक वैल्यू? नेट असेट्स मेथड से निकालनी पड़ेगी। फिर आपको इल्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इल्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी सेकंड मेथड से, इल्ड वैल्यूएशन मेथड से। और फिर उन दोनों वैल्यू का टोटल करके उसको आप यदि 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगी फेयर वैल्यू, अंश का उचित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो उचित मूल्य का सवाल कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसलिए पूछा जाता है कि 10 नंबर की तो पहली विधि हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू, 10 नंबर की हो गई इल्ड वैल्यू, और ये पूरा 20 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। मैंने कल पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको ये बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू का प्रयोग तो वो अंशधारी करते हैं जो अपने अंश की सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि ये नेट असेट्स मेथड है। इस विधि से जो मूल्य आता है वो ये बताता है कि एक अंश के पीछे कंपनी में संपत्तियां कितने रुपए की पड़ी हुई हैं, और इल्ड वैल्यू जो है वो ये बताती है कि एक अंश के पीछे कंपनी कमा कितना रही है, उपार्जन कितना कर रही है, अर्निंग कितनी कर रही है, प्रत्याय कितनी आ रही है, एक अंश के पीछे कंपनी प्रतिफल कितना कमा रही है। तो दोनों विधियों की दृष्टिकोण अलग अलग हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़कर यदि 2 से डिवाइड कर दें, उनका एवरेज ले लें, तो उसी को अंश का उचित मूल्य मान लिया जाता है। अब इसमें छोटे छोटे से पॉइंट 2 हैं जो कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एक तो बोनस अंश का पॉइंट है, एक अधिकारों के मूल्यांकन का पॉइंट है। अब इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बहुत सिंपल से पॉइंट है। पहला पॉइंट है बोनस अंशों के निर्गमन की दशा में अंशों का मूल्यांकन। ये छोटे 10 नंबर के पॉइंट के अंदर ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। ये पॉइंट भी 10 नंबर के पॉइंट क्वेश्चन के अंदर कई बार पूछा गया है, राइट वैल्यूएशन ऑफ राइट्स का। तो पहले बोनस अंश की बात करते हैं। यदि कंपनी के पास में एकत्रित लाभ कई बार अधिक हो जाते हैं तो कंपनी एकत्रित लाभों का पूंजीकरण करने के लिए बोनस अंश निर्गमित कर सकती है। यानी अपने रिजर्व में से पैसा निकालकर कंपनी अपने विद्यमान अंशधारियों को बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है। उससे क्या होगा कि जो एकत्रित लाभ पड़े हैं रिजर्व के अंदर, उन लाभों का पूंजीकरण हो जाएगा। वो लाभ किसमें बदल जाएंगे? पूंजी के अंदर बदल जाएंगे। तो देखिए, इसके अंदर अब ध्यान रखने की बात यह है कि बोनस अंशों के निर्गमन से कंपनी की शुद्ध संपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती है। कंपनी की नेट असेट्स तो जो पहले थी उतनी ही रहेगी, परंतु अंशों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अतः बोनस अंशों के निर्गमन के पश्चात कंपनी के अंश का मूल्य कम हो जाता है। ये एक फंडामेंटल बात है जो आपको ध्यान रखनी है, कंसेप्चुअल बात है ये, कि कंपनी जब भी बोनस अंश निर्गमित करेगी
तो विद्यमान अंश तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस बोनस अंश और निर्गमित हो जाएंगे, तो कंपनी के अंशों की संख्या में तो निश्चित रूप से वृद्धि हो जाएगी। परंतु कंपनी की जो नेट असेट्स हैं, शुद्ध संपत्तियां हैं, उनमें कोई वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि बोनस अंश जो कंपनी निर्गमित करती है तो उसके बदले में कोई पैसा नहीं लेती कंपनी अपने अंशधारियों से। तो अंशों की संख्या में तो वृद्धि हो जाती है, परंतु कंपनी की शुद्ध संपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती। अतः बोनस अंशों के निर्गमन के पश्चात कंपनी के अंशों के मूल्य में कमी हो जाती है। ये एक कंसेप्चुअल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो बोनस अंशों के निर्गमन के पश्चात अंशों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाता है। बहुत इजी फार्मूला है, बहुत सिंपल सी बात है। नेट असेट्स अपने को निकालनी आती है पहली विधि के अनुसार। वो नेट असेट्स अपन निकाल लेंगे, उसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स के अंतर्गत जो आपको ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ शेयर्स जब लेंगे तो इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स लेंगे आप, यानी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, विद्यमान अंशों की संख्या प्लस नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, दोनों को टोटल जो है वो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर। तो नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर आपको सावधानी रखनी है, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स करके आपको वो अंशों की संख्या ज्ञात करनी है। नेट असेट्स के अंतर्गत कोई चेंज नहीं होता है, ना कोई वृद्धि होती है ना कमी होती है। अतः वैल्यू पर शेयर जो है वो बोनस अंशों के पूर्व की तो ज़्यादा होती है और बोनस अंशों के निर्गमन के पश्चात की जो वैल्यू पर शेयर है वो कम आती है। क्यों कम आती है, ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अंशों का मूल्य कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि शुद्ध संपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती है, वरन अंशों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये इसका कारण है। इसकी संपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, परंतु अंशों की संख्या में वृद्धि हो गई है। अतः बोनस अंश निर्गमन से पूर्व के अंशों का जो मूल्य आएगा वो अधिक आएगा, बोनस अंशों के निर्गमन के पश्चात जो अंशों का मूल्य आएगा वो कम आएगा। तो बहुत आसान सा पॉइंट है, कोई टफ पॉइंट नहीं है, इजी सा पॉइंट है जो आपके समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट अपन इस चैप्टर के अंदर बचता है, वो बचता है अधिकारों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स। तो पहले तो इसको समझिए कि अधिकार का मतलब क्या है, कि कौन सा अधिकार, किस चीज का अधिकार, राइट का मतलब क्या है वो समझ लीजिए पहले। देखिए, यदि विद्यमान कंपनी नए अंश निर्गमित करती है, जिस कंपनी ने पहले अंश निर्गमित कर रखे हैं, अब वो कंपनी वापस से और अधिक शेयर इशू करना चाहती है, तो उन नए अंशों को खरीदने का पहला अधिकार किसके पास होता है? वर्तमान अंशधारियों के पास होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी की अधिकृत पूंजी है 10 करोड़, कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के अंश पहले निर्गमित कर रखे हैं। अब कंपनी 3 करोड़ रुपए के शेयर और इशू करना चाहती है। 5 करोड़ के शेयर तो पहले इशू कर ही रखे हैं कंपनी ने, अधिकृत पूंजी कितनी है कंपनी की? 10 करोड़, तो कंपनी अब 3 करोड़ रुपए के शेयर और इशू करना चाहती है। तो जब कंपनी नए शेयर इशू करेगी 3 करोड़ रुपए के, तो उन नए 3 करोड़ रुपए के अंशों को खरीदने का सबसे पहला अधिकार किसका होगा? सबसे पहला अधिकार होगा वर्तमान अंशधारियों का। कंपनी पहले अपने वर्तमान अंशधारियों को कहेगी कि यदि आप इन अंशों को खरीदना चाहते हैं तो पहले नंबर पे आपका अधिकार है। तो इसी को कहते हैं, यहाँ पर अधिकार का मतलब आप समझ गए होंगे, अंशों को खरीदने के अधिकार से तात्पर्य है यहाँ पे राइट्स का। तो मान लीजिए कोई अंशधारी है, उसको अंश खरीदने का अधिकार है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं अंश नहीं खरीदना चाहता, वो अपने अधिकार का हस्तांतरण करना चाहता है, वो अपने अधिकार को बेचना चाहता है, किसी अन्य व्यक्ति को वो चाहता है कि कोई मेरी स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति वो शेयर खरीद ले, तो वो अपने अधिकार के बदले में उससे कुछ पैसे वसूल करेगा। इसीलिए वैल्यू ऑफ राइट की आवश्यकता पड़ती है। तो वैल्यू ऑफ राइट्स की जब आप गणना करेंगे तो देखिए, इसका ये फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है 10 नंबर 5 नंबर के अंदर। बोनस पॉइंट्स की तुलना में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अधिकारों का मूल्यांकन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोनस अंशों की तुलना में। और इसका फार्मूला आपको समझना है, नंबर ऑफ राइट शेयर्स, अधिकार अंशों की संख्या बटा डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। विद्यमान अंशों की संख्या प्लस अधिकार अंशों की संख्या, और ऊपर जो नंबर ऑफ राइट शेयर्स लिखे थे
इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे किससे? मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस से। अब यहां पर समझना है एग्जिस्टिंग शेयर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ राइट शेयर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स का मतलब क्या है। तो देखिए राइट शेयर ऊपर भी आ रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। ऊपर नंबर ऑफ राइट शेयर्स आएंगे, नीचे भी नंबर ऑफ राइट शेयर्स आएंगे। नीचे जो राइट शेयर्स है इसको ऐड करना है, जोड़ना है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स के साथ। ऊपर जो राइट शेयर्स आएंगे इसको गुणा करना है, किससे गुणा करना है? मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस का जो डिफरेंस होगा इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर्स का मतलब क्या है, राइट शेयर्स का मतलब क्या है, इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगी सारी बात। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मान लीजिए कंपनी की अधिकृत पूंजी है 10 करोड़, एक उदाहरण के लिए अपन ने मान लिया। अब कंपनी की वर्तमान में निर्गमित पूंजी है 5 करोड़। नए अंश कंपनी अब कितने निर्गमित करना चाह रही है? 3 करोड़। ये अब आपको पहले बात समझनी है। अधिकृत पूंजी कितनी है? 10 करोड़। वर्तमान में कंपनी ने कितने अंश निर्गमित कर चुकी है? 5 करोड़। अब नए अंश कितने निर्गमित करना चाह रही है? 3 करोड़। तो ये जो 3 करोड़ रुपए के नए अंश निर्गमित करेगी, इन नए अंशों को खरीदने का अधिकार किसके पास है? वर्तमान अंशधारियों के पास है। तो कितने के बदले में कितने? जिसके पास में 5 शेयर हैं वो कितने अंश खरीद सकता है? 3। ये अधिकार हो गया इनका। 5 अंश जिसके पास में भी है वो अब कितने अंश खरीद सकता है? नए अंश 3 खरीद सकता है। इनका रेशियो आ गया 5:3 का। 5 करोड़ अंशधारियों को, मान लो एक व्यक्ति के पास एक ही अंश है, तो 5 करोड़ अंशधारियों को कितने अंश खरीदने का अधिकार है? 3 करोड़ अंश खरीदने का अधिकार है। तो जिसके पास में भी 5 अंश है उसको नए अंश कितने खरीदने का अधिकार है? ये नए अंश, ये विद्यमान अंश। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि कितने अंशों पे कितने अंश खरीदने का अधिकार है। तो विद्यमान अंश में जिसके पास में भी 5 अंश हैं उसको कितने अंश खरीदने का अधिकार है? 3 नए अंश खरीदने का अधिकार है। तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हो गए? 5। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हो गए? 3। तो देखिए अब इस फार्मूले के अंदर नंबर ऑफ राइट शेयर्स की जगह तो कितने आएंगे? 3। अब इसका फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वापस से। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ राइट शेयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स, और इस ऊपर वाली को गुणा करना है, किससे गुणा करना है? मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस से। यही तो फार्मूला है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हैं? 3। नए अंश कितने निर्मित कर रही है कंपनी? 3। तो जिसके पास 5 अंश है उसको कितने अंश खरीदने का अधिकार है? 3 अंश। तो नंबर ऑफ राइट शेयर कितने? 3। नीचे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कितने? 5 प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर कितने? 3। अब इसको इंटू करना है मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस से। तो अब मार्केट प्राइस जो है ये कहाँ से आएगी, इशू प्राइस जो है वो कहाँ से आएगी? तो देखिए इशू प्राइस आपको प्रश्न में दे रखी होगी कि कंपनी नए अंश कितने रुपए में इशू करना चाह रही है, और मार्केट प्राइस भी प्रश्न में आपको दे रखी होगी। और ये नंबर ऑफ राइट शेयर, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, ये प्रश्न में दी गई सूचनाओं से अपन स्वयं ज्ञात करेंगे। कई बार तो प्रश्न में स्पष्ट ही लिख देता है कि इतने अंश के बदले में इतने अंश खरीदने का अधिकार है, वरना यूँ कंपनी में या यहाँ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में सूचनाएं देगा, उस सूचनाओं से अपन अनुपात निकाल लेंगे कि वर्तमान में कितने अंश हैं, उसको कितने अंश खरीदने का अधिकार है। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर, और ऊपर जो राइट शेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस से। अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो उलझ जाता है कई बार, वो इसके अंदर उलझा देता है मार्केट प्राइस में। इशू प्राइस में तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू प्राइस तो प्रश्न में दे रखी होगी। जैसे कंपनी मान लो 80 रुपये में अंश इशू कर रही है, नया अंश कितने रुपये में इशू कर रही है? 80 रुपये में। तो इशू प्राइस कितनी आ जाएगी? 80। और ये तो प्रश्न में देगा ही देगा आपको। अब मार्केट प्राइस में आपको कैसे उलझाएगा वो क्वेश्चन के अंदर, वो समझ लीजिए। यहाँ पर एक नोट लगा रखा है मैंने,
इम्पोर्टेंट नोट है, इसको समझना है। ये प्रश्न में आपको उलझाने का पॉइंट है। कैसे उलझाएगा, पहले इसको पढ़ के समझ लीजिए। अधिकार का मूल्य प्रायः लाभांश रहित ही ज्ञात किया जाता है। अतः यदि प्रश्न में अंश का बाजार मूल्य लाभांश सहित दिया गया हो तो उस बाजार मूल्य में से लाभांश की राशि घटा दी जाती है एवं शेष बचे हुए मूल्य को ही अंश का बाजार मूल्य मान लिया जाता है। तो आपको जो मार्केट प्राइस देगा, इसको समझिए यहाँ पर वापस से, आपको जो मार्केट प्राइस देगा इसमें उलझाएगा। आपको यूँ लिख देगा क्वेश्चन के अंदर कि अंश की जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस है 125 रुपये, बाजार मूल्य कितना है 125 रुपये। परंतु ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा। अंश आपको क्वेश्चन में ये देगा कि अंश की मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस है 125 रुपये। परंतु अब यहाँ पे उलझ जाएगा ऐसे कि आपको क्वेश्चन में ये लिखेगा कि इस मार्केट प्राइस में लाभांश जुड़ा हुआ है और जो अपने को जो मार्केट प्राइस लेनी है वो कैसी लेनी है। यहाँ पे नोट के अंदर मैंने लिखा है अधिकार का मूल्य प्रायः लाभांश रहित ही ज्ञात करते हैं। अतः यदि प्रश्न में अंश का बाजार मूल्य लाभांश सहित दिया गया हो तो उस बाजार मूल्य में से लाभांश की राशि घटा दी जाती है और शेष बचे हुए मूल्य को ही अंश का बाजार मूल्य मान लिया जाता है। तो आपको मार्केट प्राइस कैसी दे रखी है 125 रुपये, लेकिन प्रश्न में लिखा हुआ है कि ये मार्केट प्राइस कैसी है, लाभांश सहित है, इंक्लूडिंग डिविडेंड है। तो इसमें से डिविडेंड की राशि घटा देंगे और क्वेश्चन में डिविडेंड की राशि दे रखी होगी, मान लो क्वेश्चन में डिविडेंड की राशि दे रखी है 15 रुपये, तो ये 15 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो मार्केट प्राइस कितनी मानोगे 110 रुपये मानेंगे। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस की जगह लिख देंगे 110 और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90/80, 12 रुपये कुछ पैसे ये आ जाएगा आपके वैल्यू ऑफ राइट शेयर। तो अब आपको इसमें सावधानी क्या रखनी है, एक सावधानी तो यहाँ पे रखनी है कि मार्केट प्राइस जो लेनी है वो लेनी है लाभांश रहित, उसमें यदि लाभांश जुड़ा हुआ है तो लाभांश की राशि को घटा देंगे। और नंबर ऑफ राइट शेयर और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर जो हैं ये अपन प्रश्न में दी गई सूचनाओं से स्वयं ज्ञात करेंगे और इशू प्राइस प्रश्न के अंतर्गत दे ही रखा होगा। तो मैं अभी इसका आपको एक कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं अधिकार के मूल्यांकन के, वो आपको अभी असाइनमेंट के रूप में डाल दूंगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यदि आपकी कोई इसमें क्वेरीज़ हों तो वो क्वेरीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।